अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 दैट इज़ इंगेजमेंट लेटर। चैप्टर 8 जो है रेलिवेंट है चैप्टर 5 और प्रीवियस लेक्चर से, जैसे हमने जो डिस्कस किए हैं। चैप्टर 6 एंड 7 हम बाद में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए चलते हैं टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक है प्री कंडीशन फॉर ऑडिट। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि प्री कंडीशन क्या होता है और कैसे इंश्योर किया जाता है कि प्री कंडीशन प्रेजेंट है या नहीं है। अब प्री कंडीशन क्या होता है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी देखा था कि एक तो ये है फैक्टर कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रेजेंट है, एक्सेप्टेबल है या नहीं है। फ्रेमवर्क जो भी कंपनी चूज़ कर रही है या आपका क्लाइंट जो है वो जो भी फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं, क्या वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। और दूसरा ये कि जो मैनेजमेंट है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्सेप्ट करती है या नहीं। मैनेजमेंट एग्री ऑन प्रीमाइज और नॉट, ठीक है। अगर तो एक्सेप्टेबल है फ्रेमवर्क और मैनेजमेंट जो है वो एग्री भी करती है तो फिर प्री कंडीशन प्रेजेंट है, ठीक है। ये इसको इन दोनों सिनेरियोज को प्री कंडीशन कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि कैसे इंश्योर किया जाता है कि प्री कंडीशन प्रेजेंट है या नहीं है। फ्रेमवर्क के केस में ये देखा जाता है, कुछ फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है, दैट इज़ लीगल रिक्वायरमेंट, नेचर ऑफ एंटिटी, नेचर ऑफ पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये सारे फैक्टर्स को देखा जाता है जिनकी बिना पे देखा जाता है कि फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है या नहीं है। इसी तरह प्रीमाइज प्रेजेंट है या नहीं है, ये किन फैक्टर्स पे देखा जाता है। एग्रीमेंट ऑब्टेन किया जाता है जिस पे इंगेजमेंट लेटर होता है, जहाँ पे मैनेजमेंट लिखती है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। उसको ऑब्टेन किया जाता है फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंटरनल कंट्रोल को देखा जाता है, अदर इन्फॉर्मेशन को देखा जाता है जिसकी बिना पर ये डिसाइड किया जाता है कि ये वाकई प्री कंडीशन प्रेजेंट है या नहीं है, प्रीमाइज प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। तो ये तो हमने देखा कि प्री कंडीशन क्या होता है और कैसे इंश्योर किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि प्री कंडीशन नॉट प्रेजेंट। अगर प्री कंडीशन प्रेजेंट नहीं है तो क्या सिनेरियोज हैं। प्रीमाइज नॉट एग्रीड और AFRF नॉट एक्सेप्टेबल, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नॉट एक्सेप्टेबल। दो ही सिनेरियोज हो सकते हैं कि या तो मैनेजमेंट एग्रीड नहीं है और जो फ्रेमवर्क है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो तब ऑडिटर क्या करेगा। अगर तो प्रीमाइज एग्रीड नहीं है, मतलब मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं एक्सेप्ट कर रही, तो जो है ऑडिटर इंगेजमेंट से रिफ्यूज़ कर देगा, ठीक है। और इसी तरह अगर फ्रेमवर्क जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है तो उसके दो सिनेरियोज है फर्दर, या तो वो रिक्वायर्ड बाय लॉ है या नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ है। फॉर एग्जांपल कुछ कंट्रीज़ में जो है कुछ फ्रेमवर्क जो है वो नॉट एक्सेप्टेबल बाय लॉ होते हैं, लॉ ही नहीं रिक्वायर करता है कि ये इंक्लूड किया जाए, ठीक है। नॉर्थ कोरिया वाली साइड पे या इस तरह इन कंट्रीज़ में, इन एरियाज़ में वो फ्रेमवर्क को एक्सेप्टेबल नहीं मानते कि ये वाला फ्रेमवर्क हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अगर तो वो लॉ ही रिक्वायर नहीं कर रहा है तो आप इंगेजमेंट से रिफ्यूज़ कर देंगे आप, और वो ऑडिट एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। लेकिन अगर रिक्वायर्ड बाय लॉ है, ठीक है, फ्रेमवर्क जो है नॉट एक्सेप्टेबल रिक्वायर्ड बाय लॉ है, लॉ ने कह दिया है कि एक्सेप्ट नहीं करना, तो फिर आपके पास 3 सिनेरियोज़ हैं। आपने 3 कंडीशंस, आपने कहना है कि ये 3 कंडीशंस मान लें, तो फिर हम जो है वो ऑडिट करने पे राज़ी हैं, ठीक है। अब वो 3 कंडीशंस क्या हैं? सबसे पहले ये कि आप जो है वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एडिशनल डिस्क्लोजर्स इंक्लूड करें, ठीक है। दूसरा ये है कि हम अपनी रिपोर्ट में, ऑडिट रिपोर्ट में एम्फेसिस ऑफ मैटर सेक्शन इंक्लूड करेंगे। और जो है हम ट्रू एंड फेयर व्यू जो है रिपोर्ट में मेंशन नहीं करेंगे। जो हमने पढ़ा था फ्रेमवर्क वाली बेसिस में, जहाँ पे ये कहेंगे कि ट्रू एंड फेयर व्यू दिया गया है। तो अब जब इस तरह का सिनेरियो जहाँ पे फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल नहीं है और वो रिक्वायर्ड बाय लॉ है, तो फिर जो है वो यहाँ पे ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं लिखा जाएगा। और अगर ये 3 कंडीशन मेट नहीं होती हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करते इन 3 कंडीशन को, फिर क्या किया जाए। फिर आपने रिफ्यूज़ नहीं करना है क्योंकि रिक्वायर्ड बाय लॉ है यहाँ पे, ठीक है। आपने एंगेजमेंट से रिफ्यूज़ नहीं करना है, बल्कि इस इस केसेस का, इन सिनेरियोज़ का इफ़ेक्ट जो है आपने एंगेजमेंट रिपोर्ट लेटर में और रिपोर्ट में मेंशन करना है और रेफ़र करना है एंगेजमेंट लेटर में, ठीक है। कि ये सिनेरियोज़ थे, इस वजह से जो है हम मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं। ये आपने अपनी रिपोर्ट में मेंशन करना है इसका इफ़ेक्ट, और एंगेजमेंट लेटर पे को रेफ़र कर देना है, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने देखा कुछ फ्लो चार्ट टाइप कंसेप्ट के लिए। हम बुक से भी एक दफ़ा देख लेते हैं कि क्या-क्या लिखा हुआ है, क्या-क्या सिनेरियोज़ हैं, किस तरह डिस्कस किए गए हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास बुक में जो सबसे पहले हमने पढ़ा कि प्री कंडीशंस क्या होते हैं, AFRF और प्रीमाइज़। फ्रेमवर्क और प्रीमाइज़, फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल और प्रीमाइज़ जो है वो उस पे एग्री करते हैं, मैनेजमेंट के नहीं। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि हाउ ऑडिटर एस्टैब्लिश्ड वेदर प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट आर प्रेजेंट या एग्जिस्ट, कि कैसे इंश्योर किया जाता है कि प्री कंडीशन प्रेजेंट है या नहीं है। तो सबसे पहले जो है फाइनेंशियल फ्रेमवर्क देखा जाता है, उसके बाद
देखा जाता है कि आपने उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की नेचर देखी जाती है, पर्पस देखा जाता है, नेचर ऑफ एंटिटी देखा जाता है, लीगल रिक्वायरमेंट देखा जाता है। इसी तरह जो है ऑडिटर एग्रीमेंट लेगा मैनेजमेंट से कि क्या वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्नॉलेज और अंडरस्टैंड करती है कि नहीं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए इंटरनल कंट्रोल में देखेगा कि वो मैनेजमेंट और दो चार्ज गवर्नेंस जो है अपनी जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो अपनी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं। इसी तरह टू प्रोवाइड द ऑडिटर कि वो ऑडिटर को तमाम इन्फॉर्मेशन देंगे कि नहीं देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा है कि ऑडिटर जो है उसका क्या रिस्पॉन्स होगा अगर प्री कंडीशन जो है वो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। उसमें हमने देखा कि व्हाट प्री कंडीशंस आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद आईएसएस प्री कंडीशन नेसेसिटी टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट ऑडिटर, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मैनेजमेंट जो है अगर एग्री नहीं करती है ऑडिटर से, तो ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट द प्रोपोज्ड ऑडिट एंगेजमेंट। अगर मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो ऑडिटर एंगेजमेंट से रिफ्यूज़ कर देगा। इसी तरह अगर फ्रेमवर्क जो एक्सेप्टेबल नहीं है तो हमने देखा कि ऑडिटर शैल रिफ्यूज़ अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन टू डू सो। ऑडिटर जो है रिफ्यूज़ कर देगा अगर रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं है तो। लेकिन अगर रिक्वायर्ड बाय लॉ है तो क्या करेगा, इफ़ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज़ नॉट एक्सेप्टेबल बट इज़ रिक्वायर्ड बाय लॉ, ठीक है। Auditor shall accept engagement only if follow three conditions are met. एडिशनल डिस्क्लोजर प्रेजेंट दिए जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, या फिर जो है मैंने एंगेजमेंट लेटर में shall state that auditor's report will include emphasis on matter paragraph and auditor's report will not include phrases like give true and fair view, ठीक है। इसी तरह और अगर अबव कंडीशन नहीं मेट होती, मतलब नहीं एक्सेप्ट करते वो, तो क्या करेगा, एवेलुएट इट्स इफेक्ट ऑन ऑडिटर रिपोर्ट। जो ऑडिटर जो है वो एंगेजमेंट स्टिल एक्सेप्ट करेगा क्योंकि रिक्वायर्ड बाय लॉ है, लेकिन वो क्या करेगा, इसका इफेक्ट जो है वो रिपोर्ट में दे देगा, ऑडिटर रिपोर्ट में, एंड इंक्लूड अप्रोप्रिएट रेफरेंस ऑफ द इफेक्ट एंगेजमेंट लेटर, ठीक है। और इसका इफेक्ट जो है वो एंगेजमेंट लेटर में भी बता देगा, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। कोई भी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।